जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी ट्री के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिटेल में देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों बीपीएससी ट्री 1.0 और बीपीएससी ट्री 2.0 में हिस्ट्री से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों उनको मैंने कवर किया है। और ये जो बुक मैंने कवर किया है दोस्तों वो कौन सा बुक है, वो है यूथ कंपटीशन टाइम्स का। इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको 69 बीपीएससी में जो सवाल हिस्ट्री के पूछे गए वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो सवाल है दोस्तों वह सिंधु सभ्यता से रिलेटेड है और यह 69 बीपीएससी जो कि 2023 में हुआ था दोस्तों उसमें यह पूछा गया है। सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल से भी परिचित थे, घोड़ों से भी परिचित थे और हाथी से भी परिचित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। तो याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल, घोड़ा, हाथी आदि पशुओं के बारे में जानकारी थी। जहाँ तक घोड़े का प्रश्न है, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सिंधु लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, किंतु लोथल, सुतकोटदा, कालीबंगन आदि स्थलों से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष मिल जाने के पश्चात अब यह निश्चित हो गया है कि इस पशु से भी सिंधु लोग परिचित थे। स्रोत कहाँ से लिया गया, तो केसी श्रीवास्तव का स्रोत है और बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर क्या माना है, बी माना है, जो कि क्या है, गलत है। दूसरा जो सवाल है दोस्तों वो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड है, यानी सिंधु सभ्यता से रिलेटेड बीपीएससी ट्री में एक भी अभी सवाल नहीं पूछे गए हैं 1.0 और 2.0 में। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड हम देखते हैं दोस्तों कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो ये 69 बीपीएससी में पूछा गया है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो आपको मालूम होगा कि कौन सा शहर जो था प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो वो था राजगिरी। इसे हम लोग कई नामों से जानते हैं। इसे हम लोग गिरिब्रज के भी नाम से जानते हैं, याद रखना है। इसे हम लोग गिरिब्रज के भी नाम से जानते हैं, राजगीर के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगिरी शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध साम्राज्य में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था। बिंबिसार कब से कब तक इसका टाइम पीरियड है, तो 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। उसके बाद कौन बैठा था, अजातशत्रु। 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व के समय इसकी राजधानी राजगीर या राजगिरी थी, किंतु उदयन कब से कब तक इसका कार्यकाल है, तो 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व ने राजगिरी से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र या पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, याद रखना है आपको दोस्तों, कुसुमपुर। तो कुसुमपुर के नाम से कौन जाना जाता था, तो पाटलिपुत्र, स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश के शिशुनाग कब से कब तक इसका कार्यकाल है, याद रखेंगे, 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया, वैशाली को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया। किंतु याद रखेंगे दोस्तों, किंतु कालांतर में कालाशोक कब से कब तक इसका कार्यकाल है, 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया और मौर्य साम्राज्य तक यही राजधानी बनी रही। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वह पूछा गया है बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से। तो कथन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो ये तो गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि फाहियान जो आया था वह हर्ष के शासनकाल में नहीं आया था बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। वेनसांग जो आया था दोस्तों वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, न कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो ये दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं गलत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो याद रखना है आपको क्या, कि फाहियान एक चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। पाटलिपुत्र शहर में फाहियान ने लगभग
3 साल संस्कृत का अध्ययन किया। तो ये पॉइंट याद रखना है कि 3 साल तक कौन सा चीनी यात्री पाटलिपुत्र में रहकर संस्कृत का अध्ययन किया था, तो वो था फाहियान। किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह भारत आया था। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने कश्मीर, सियालकोट, याद रखेंगे कन्नौज तथा नालंदा में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, अतः कोई भी कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है बोधिसत्व। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग स्थित है, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो काफ़ी फेमस पेंटिंग है, यह अजंता में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग अजंता की गुफाओं में स्थित है। संस्कृत में पद्म पानी का शाब्दिक अर्थ कमल धारण करने वाला होता है। बादामी गुफा याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर क्या याद रखना है, बादामी जो गुफाएं हैं वह क्या है, तो बादामी गुफाएं मंदिर जो है कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले के एक शहरी बादामी में स्थित बिंदु और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। एलोरा गुफा की अगर हम बात करें तो एलोरा दुनिया के सबसे बड़े रॉककट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। इसमें जो है दोस्तों 600 से 1000 ईस्वी की कलाकृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 69 बीपीएससी में क्या पूछा गया है, भारतीय कला में, याद रखेंगे भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं, तो यह किससे संबंधित है, स्तूप, चैत्य और विहार, तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय कला में याद रखना है स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा, मठ जिसे विहार के नाम से जाना जाता है, अवशेष जिसे स्तूप, एवं मंदिर या प्रार्थना का जिसे क्या कहा जाता है, चैत्य, एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, ये याद रखना है कि बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है, चैत्य कहलाता है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ यानी विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को क्या करते थे दोस्तों, तो शिक्षा, उपदेश आदि देते थे। बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। अब हम लोग 16 महाजनपद से रिलेटेड सवाल देखते हैं, बाइलिंगुअल में भी दिया हुआ। अच्छा, अब यहाँ से जो है दोस्तों आपका बीपीएससी ट्री में जो सवाल पूछे गए वो दिया हुआ, यानी हम लोगों ने देखा क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, इससे रिलेटेड बीपीएससी ट्री में एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है। अच्छे से आप लोग तैयारी कर लें। अब हम लोग देखते हैं 16 महाजनपद से रिलेटेड कौन सा सवाल पूछा गया है। तो सवाल है मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से थे, तो यह किसके हिस्से थे, तो यह हिस्से थे दोस्तों मध्य गंगा मैदान के। याद रखना है कि मगध एवं अंग के जो मैदान थे वह मध्य गंगा मैदान के क्या थे, भाग थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो मध्य गंगा का मैदानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण बिहार तक विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई कितना है, तो याद रखेंगे 50 से 100 मीटर तक है। मगध एवं अंग मध्य गंगा मैदान में स्थित है। मध्य गंगा का मैदान कृषि के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। अब हम लोग दोस्तों मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। तो ये पूछा गया दोस्तों बीपीएससी ट्री में पेपर 2 में पूछा गया, शिफ्ट 2 में ये सवाल पूछा गया, 2023 में ही पूछा गया सवाल है ये। तो कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, तो राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। कौटिल्य जो थे तक्षशिला में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्या थे, प्राध्यापक थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री, दार्शनिक और राजनीतिक सलाहकार थे। ये प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे, जो विश्व के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक था और प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है गुप्त काल एवं गुप्तरोत्तर काल से। तो सवाल है 69 बीपीएससी में पूछा गया कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, तो याद रखना किसके पास यह भेजा गया था, तो यह भेजा गया था समुद्रगुप्त के पास। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो याद रखना है कि श्रीलंका के जो शासक थे मेघवर्मन ने
गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किसके पास अपना एक मिशनरी भेजा था? तो समुद्रगुप्त के पास। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो चीनी स्रोतों के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा था। अब विविध तथ्य यानी प्राचीन भारत से रिलेटेड जो भी विविध तथ्य हैं, सवाल क्या क्या पूछे गए उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सवाल है कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है? तो नीतिसार किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है कामंदक के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 69 बीपीएससी में पूछा गया है, तो बीपीएससी ट्री में भी पूछा जा सकता है। डिटेल देख लेते हैं। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार के लेखक कामंदक हैं। यह पुस्तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। इसमें प्राचीन भारत के राजनीति, कूटनीति और राजकीय परिदृश्य का वर्णन किया गया। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चड़क, फिर है ब्रह्मगुप्त, बड़ा में विशाख दत्त। तो याद रखना है आपको क्या? तो याद रखना है आपको दोस्तों क्या कि चड़क जो थे वो कौन थे? तो चड़क थे चिकित्सा। ब्रह्मगुप्त कौन थे? तो ये थे गणितज्ञ। वरामिहिर कौन थे? तो ये थे ज्योतिष। और विशाख दत्त कौन थे? तो ये थे नाटककार। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा दोस्तों 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किस में है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन ए में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी ट्री में पूछा गया सवाल है, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं इसका। तो भारतीय इतिहास में दक्षिणापथ क्षेत्र के तहत विंध्य पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी एवं कावेरी नदी तक के क्षेत्रफल को शामिल किया जाता है। इसमें सतपुड़ा से नीलगिरी पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी शामिल है। अतः उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प जो है सही होंगे। अब हम लोग दोस्तों मध्यकालीन इतिहास से रिलेटेड सवालों को देखेंगे जो कि 69 बीपीएससी में भी पूछे गए हैं और बीपीएससी ट्री में भी पूछे गए हैं 1.0 और 2.0 में। फर्स्ट जो सवाल है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। क्या इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो नवरोज की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। मैंने आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास अच्छे से डिटेल में घटना चक्र का कवर करा दिया है। जिन लोगों ने वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। बलबन से रिलेटेड और कौन कौन से फैक्ट्स आपको याद रखना है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने पालन किया था? लौह एवं रक्त की नीति का पालन किसके द्वारा किया गया था? तो वह था बलबन। याद रखना है आपको दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बलबन पहला सुल्तान था जिसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की। बलबन फारसी संस्कृति और परंपराओं के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। उसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथा सिजदा और पाबोस को शुरू किया था। नेक्स्ट है जो सवाल है वो तुगलक वंश से रिलेटेड सवाल पूछा गया बीपीएससी ट्री में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? तो इब्न बतूता जो था मोरक्को का था ये रहने वाला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सल्तनत कालीन तुगलक वंशी शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए प्रसिद्ध खोजकर्ता एवं यात्री इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। वह मध्य एशिया के मार्ग से होते हुए भारत के सिंध प्रांत में वर्ष, याद रखना ये डेट भी पूछा जा सकता है, 1333 ईस्वी में पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक कब से कब तक इसका कार्यकाल है? तो 1325 से 1351 ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी यानी जज नियुक्त किया था। अब विविध तथ्य हम लोग देख लेते हैं सल्तनत कालीन से। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो यह हुआ था कर्नाट राजवंश के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो डॉक्टर राम प्रकाश शर्मा ने मैथिली के विकास की सबसे अच्छी अवधि 1206 से 1526 ईस्वी बताया है। इसी काल में ज्योतिश्वर और विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं की गई थी। इस दौरान मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश या सिमराव वंश कब से कब तक था यह वंश? तो 1097 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक कर्नाट वंश और या सिमराव वंश का शासनकाल रहा है। याद रखना है दोस्तों आपको। अब नेक्स्ट जो दिया गया है सवाल दोस्तों वो क्या है? तो वह 15वीं और 16वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं।
तो नामपंथी सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो नामपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। नाथपंथी सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की क्या की थी? आलोचना की थी। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का क्या है? मार्ग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य से है, और मुगल साम्राज्य में भी हम लोग प्रशासन व वित्त व्यवस्था, संस्कृति एवं कला से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। फर्स्ट सवाल है, फतवात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो फतवात ए आलमगीरी जो है ईश्वर दास नागर के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फतवात ए आलमगीरी ईश्वर दास नागर द्वारा लिखी गई थी। इसमें 1698 ईस्वी तक के औरंगजेब के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों वह है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था? तो वह बंदरगाह था सूरत बंदरगाह, जिसे मक्का का द्वार या बाबुल मक्का कहा जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो सूरत बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, क्योंकि मक्का की तीर्थ यात्रा सूरत से शुरू होती थी। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर है। यह अपने वस्त्रों के लिए जाना जाता है। मध्यकाल के दौरान यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसे पश्चिमी एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ था? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ था, पहला है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। युद्धों में तोप की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4। यानी भारत में बाबर के आक्रमण से क्या क्या हुआ था? तो प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुआ था और युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई थी। उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन बाबर के आने से पहले ही शुरू हो गया था, ये खत्म हो गया। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, तो ये भी पहले बाबर के आने से पहले ही ये सब हो चुका था दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। बाबर के आगमन के कारण भारत में तैमूर वंश की स्थापना हुई एवं युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई। क्षेत्र की वास्तुकला एवं में मेहराब और गुंबद तुर्कों द्वारा मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बाद प्रचलन में आए थे। बाबर का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे 14 फरवरी 1483 को मध्य एशिया के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बाद भारत पर 4 आरंभिक आक्रमण किए थे, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है दोस्तों वह मराठा राज और संघ से पूछा गया है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, तो यह जो था मराठा प्रशासन से संबंधित है, अष्टप्रधान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मराठा प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था एवं अपने कार्यों के लिए वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, लेकिन शिवाजी मंत्रियों से परामर्श लेने के लिए बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को आनुवांशिक नहीं होने दिया था। ये पॉइंट आपको हाईलाइट कर लेना है। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद निम्न है, कौन कौन से? पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, राजा का प्रधानमंत्री कहलाता था पेशवा। अमात्य जो कि पंत अथवा मजमूदार था, वो क्या था? तो अमात्य थे वित्त एवं राजस्व मंत्री। वाकिया नवीस कौन थे? तो ये थे वर्तमान गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। सुमंत यानी द्रविड़ भी इन्हें कहा जाता है, ये कौन थे? तो वर्तमान विदेश मंत्री थे। सचिव जिसे चिटनीस या सुडुनविस भी कहा जाता है, ये राजकीय पत्र व्यवहार करने वाले मंत्री थे। सेनापति को कहा जाता था सड़े नौबत। न्यायाधीश थे मुख्य न्यायाधीश। पंडित राव या जिन्हें हम लोग सद्र के भी नाम से जानते थे, ये क्या करते थे? धार्मिक कार्यों की देखरेख करते थे। अब हम लोग दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं 69 बीपीएससी में और बीपीएससी ट्री 1.0 और 2.0 में, उनको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट जो सवाल पूछा गया वो मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय से पूछा गया। आइए एक एक कर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई से पूछा गया। बक्सर की लड़ाई के बाद किस
संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बक्सर की लड़ाई के बाद सभी को मालूम होगा कि 1965 में जो है, 1965 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा कब, 1765 ईस्वी में हो जाएगा, ना कि 1965 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है दोस्तों, इसको काट लेंगे। तो इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 की थी, जिसके अंतर्गत मुगल सम्राट ने बंगाल को अंग्रेजों को दे दिया। क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। ये पॉइंट याद रखना कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। मुगल सम्राट ने 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या कर दी? दीवानी दे दी। दीवानी का अर्थ होता है दोस्तों भू राजस्व, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया है वो है यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों का भारत आगमन से रिलेटेड। फर्स्ट सवाल है कि डच इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? तो ये कई बार बीपीएससी में सवाल पूछा गया दोस्तों, बीपीएससी ट्री में भी इसकी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1932 में पटना में अपना कारखाना स्थापित किया, जो अब पटना कलेक्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। पुर्तगाली बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों और कपड़ों का व्यापार करते थे। तो याद रखना, पुर्तगाली जो थे बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से रिलेटेड सवालों को देखते हैं कौन कौन से पूछे गए हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो कौन सा मुख्य कारण था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इसका विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ये होगा मुख्य कारण निर्वनीकरण का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ट्री में पूछा गया सवाल है बीपीएससी ट्री में। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में निर्वनीकरण का मुख्य कारण विस्तार खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या, अधिक खाद्यान्न की मांग, वाणिज्यिक फसल और लकड़ी का उत्पादन निर्वनीकरण के अन्य कारण थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? तो याद रखना है कब जारी हुआ था? तो यह जारी हुआ था दोस्तों 1 नवंबर 1858 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये भी बीपीएससी ट्री में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। भारत सचिव के पद का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के एवं 7 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किए गए। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की? सभी को मालूम है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानों ने जो था महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में क्या किया था? मदद किया था अफगानों ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में अफगानों ने सहायता की थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई ने फिरंगियों से लोहा लेने के लिए बंदा नवाज अली बहादुर द्वितीय को, जिन्हें वे क्या करते थे अपना भाई मानती थी, को पत्र के साथ राखी भेजकर उनकी लाज रखने को कहा। बंदा नवाज ने 10,000 सैनिकों के साथ झांसी लड़ने पहुंच गए थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था वीडी सावरकर के द्वारा, यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। यह भी बीपीएससी ट्री में पूछा गया दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह को वीडी सावरकर द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक नियंत्रण के लिए व्यापक प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति थी। नेक्स्ट 1857
के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, सही था ये। विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन का अभाव था, तो ये भी जो है स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के सभी ये सही हैं। विफलता के कारण हम लोग देख लेते हैं क्या। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता था, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, यह भी सही है दोस्तों। समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, यह भी सही है। और साधनों का अभाव था, यह भी सही है। क्रांति का देशव्यापी प्रसार न होना, यह भी एक कारण था। आपसी फूट भी एक कारण था दोस्तों। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है? अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए ये पूछा गया बीपीएससी में, जो सवाल पूछे गए हैं 69 बीपीएससी में, वो सवाल रिपीटेड हुआ है बीपीएससी 3 में। राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। उन्होंने इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा। वीडी सावरकर का जन्म कब हुआ था? 28 मई 1883 को नासिक यानी महाराष्ट्र में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है? तो यह किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था ह्यूरोज के द्वारा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे। अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। ज्ञात हो कि 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वह अन्य जन आंदोलन से है, जो कि 1757 से 1857 ईस्वी के दौरान घटित हुए थे। सवाल है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ की कहानी 1772 में पूर्णिया, दानापुर और तिरहुत में अंग्रेज और स्थानीय मुस्लिम राजा के खिलाफ विद्रोह पर आधारित है। यह बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, और भी देखते हैं ताना भगत। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले हुआ था कौन सा दोस्तों? तो सबसे पहले हुआ था संथाल विद्रोह। कब से कब तक? तो 1855-56 में ही हुआ था दोस्तों संथाल विद्रोह। किसके नेतृत्व में? सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव के नेतृत्व में। मुख्य रूप से सिंधु और कान्हू नामक जो दो भाई थे उन्होंने इस विद्रोह को शुरू किया था। तो उपयुक्त विकल्पों में से सबसे पहले घटना घटी थी संथाल विद्रोह, 30 जून 1855 था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब से कब तक चला था? याद रखना 1899 से 1900 में हुआ था। यह विद्रोह झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। इसे मुंडा उलगुलान यानी विद्रोह भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 ईस्वी में झारखंड के छोटा नागपुर में हुआ था। इसके नेता कौन थे? तो जतरा उड़ाव थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ताना भगत आंदोलन संबंधित था, तो ताना भगत जो आंदोलन संबंधित था वह आदिवासी आंदोलन से संबंधित था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। यह आंदोलन अप्रैल 1914 से 1919 ईस्वी तक चला था। यह बिहार यानी वर्तमान झारखंड में है। राज्य के छोटा नागपुर पठार में जात्रा भगत और तुसिया भगत द्वारा किया गया था। इसे उड़ाव ताना भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 1855-56 के दौरान जो संथाल विद्रोह हुआ था किसके नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। तो सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। संथाल विद्रोह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ बिहार
अब झारखंड में यह क्षेत्र, के राजमल पहाड़ियों में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो उस विद्रोह का नाम है बहावी आंदोलन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बहावी आंदोलन या विद्रोह लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था। यह आंदोलन वर्ष 1831 में हुआ था। इससे संबंधित नेता कौन थे? तो सैयद अहमद थे। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भारत में शिक्षा के विकास से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था हिंदू कॉलेज की स्थापना? तो यह किया गया था डेविड हेयर के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय एवं डेविड हेयर ने की थी। हिंदू कॉलेज वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। फिर वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। बिल्कुल सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। राइट आंसर हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में सिफारिशें निम्न थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का क्या किया था? सुझाव दिया था। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की। नेक्स्ट जो सवाल पूछा गया भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास एवं पुस्तकों से रिलेटेड है। सवाल है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है दोस्तों राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। प्रिजन डायरी 1975 में लिखा गया। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, अल हिलाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सारे को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो अल हिलाल लिखा गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। कॉमरेड लिखा गया था मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। जमींदार लिखा गया था मौलाना जफर अली खान के द्वारा। बंगाल गजट लिखा गया था गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना है। बंगाल गजट के बारे में गंगाधर भट्टाचार्य इसके संपादक थे। ये एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना है आपको। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो यह कब द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 1931 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन 1931 में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रकाशन पटना से किया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट है बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया? तो नील दर्पण नाटक लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र की रचना है। प्रख्यात बांग्ला नाटककार दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी। इसमें नील आंदोलन का विस्तृत वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इंडिया डिवाइडेड भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट है इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इंडिया पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों यंग इंडिया लिखा गया। तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया गया था दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया, याद रखना ये कैसा था, साप्ताहिक पत्रिका था। यंग इंडिया का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा अपनी विचारधारा, सत्याग्रह और अहिंसा के प्रचार के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो कौन संबंधित थे? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है। वर्ष 1940 में हुंकार नामक साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से यमुना कारजी, राहुल सांकृत्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित थे। राहुल सांकृत्यानंद इसके संपादक थे, ये याद रखना है। हुंकार के संपादक कौन थे? तो राहुल सांकृत्यानंद। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस पत्रिका के प्रमुख व प्रकाशक थे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया है भीमराव रामजी अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह लिखा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। बी आर अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन से पहले की घटनाओं का एक व्यवहारिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया। बिल्कुल सही है। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे क्या किया गया था? अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। और इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था, यह भी स्टेटमेंट जो है सही है दोस्तों। तो इसमें सभी के सभी सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को क्या करना था? नियंत्रित करना था। नेक्स्ट है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? तो यह है काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त जो है वो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। इसका जो प्रकाशन है 1957 में केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि पटना में द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूत के परिवार से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वीर कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? तो न्यू इंडिया किनके द्वारा लिखा गया? एनी बेसेंट के द्वारा। एक और याद आपको रखना है, कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है एनी बेसेंट के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित दैनिक, याद रखना ये कैसा पत्र था? दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना होम रूल लीग एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचार फैलाने तथा संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए किया गया था। ज्ञातव्य है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का संपादन तथा वर्ष 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा ही की गई थी। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? यह किसके द्वारा लिखा गया है? द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया है महात्मा धर्मपाल ने लिखा है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो यह लिखा गया है धर्मपाल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी पुस्तक को धर्मपाल ने लिखा है। धर्मपाल भारत के एक महान गांधीवादी विचारक है, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे।
धर्मपाल का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के कांधाला में हुआ था। नेक्स्ट है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो कौन सा पुस्तक इनके द्वारा था? राइट आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। द स्पिरिट ऑफ द लॉज में यह किया गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। तो फ्रांस के दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक है। यह पुस्तक सरकार के सिद्धांत और संरचना पर एक विस्तृत ग्रंथ है। इस पुस्तक में मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, याद रखना है दोस्तों, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया था। उपयुक्त अन्य पुस्तकें भी मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखित है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एंड बिहार। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमेनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये देखिए दो बार ये सवाल ये पूछा गया है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। उनके द्वारा लिखी गई कुछ अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं बापू के कदमों में बापू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण। ये सभी के सभी किनके द्वारा लिखा गया है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? याद रखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी सही है। एडवोकेट ऑफ इंडिया यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, यह भी सही है। इंडियन स्पेक्टेटर यह किसके द्वारा लिखा गया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया, यह भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक दुर्गा दास बसु हैं। इंडियन स्पेक्टेटर का संपादन B.M. मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया। यंग इंडिया का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अच्छा, कौन सा सुमेलित नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है मुझसे, सॉरी। यहाँ पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें केवल यही सही है दोस्तों। एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी नहीं लिखा है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें जो है सुमेलित नहीं है। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो यह लिखा है दुर्गा दास बसु ने। और इंडियन स्पेक्टेटर किनके द्वारा लिखा गया? तो B.M. मालाबारी के द्वारा किया गया है। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, यह स्टेटमेंट सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही नहीं थे, बल्कि कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे वह दूसरे सत्याग्रही थे। ब्रह्मदत्त जो थे वह कौन से थे? तो वह तीसरे सत्याग्रही थे। पहले कौन थे? तो विनोबा भावे। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखक राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, यह जो है गलत है। तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसमें सन 1920 से 1942 तक के इतिहास का उल्लेख किया गया। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रही में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। और तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अब हम लोग दोस्तों 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए उनको हम लोग देखेंगे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना सभी कोई जानते होंगे किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सन 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। सन 1877 में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये VVI पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने प्रारंभ किया था? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सन 1925 ईस्वी में E.V. रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन यानी
सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का शुरुआत किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य था ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने, समाज में पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के समान अधिकार के लिए आवाज़ उठाना था। सन 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लेखक में पूरा प्रसिद्ध नारा ये किसके द्वारा दिया गया, यानी भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंडिया फॉर इंडियंस का प्रसिद्ध नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाले आर्य समाज प्रथम संगठन था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है, स्वदेशी व हिंदी को समर्थन करने वाला पहला संगठन कौन था? तो वह था आर्य समाज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर देन एक में से अधिक सही है। मतलब राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल सही। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, यह भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, बिल्कुल सही। शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें इनके द्वारा भाग लिया गया था। सभी के यहाँ पर ए, बी और सी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो राजा राम मोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। वे नवीन शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। इसके लिए डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज कब? तो 1817 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। वेदांत कॉलेज कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 1925 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था 1875 ईस्वी में। स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला यह प्रथम संगठन था। इसका मानना था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में कलकत्ता यानी बाड़ानगर में की थी। इन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया था। इस सम्मेलन में उन्होंने भौतिकवाद व आध्यात्मवाद के मध्य संतुलन स्थापित करने पर बल दिया था। नेक्स्ट है, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? तो क्यों स्टार्ट किया गया था कूका आंदोलन? तो याद रखना, राइट आंसर इसका हो जाएगा सिख धर्म को परिष्कृत करने के लिए यह चलाया गया था कूका आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य सिख धर्म का परिष्कृत करना था। कूका पंजाब में एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था। कूका मुख्य रूप से सिख धर्म का हिस्सा नहीं थे। लोगों को एकजुट करने के लिए सत्य गुरु राम सिंह, याद रखना, जिन्हें 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया। तो कूका आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो राम सिंह के द्वारा किया गया था 1872 ईस्वी में। पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट, नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो नव भारत का पैगंबर कहलाते हैं कौन? राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को नव भारत का पैगंबर कहा जाता है क्योंकि ये भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 ईस्वी में। तथा उनके अनुयायियों द्वारा 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक संस्थाओं की स्थापना की गई थी, जो धार्मिक, नैतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों पर क्या करता था? वाद विवाद किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? यह की गई थी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन यानी ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। यह दिल्ली में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। इस सम्मेलन की शुरुआत महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, किसान विद्रोह एवं आंदोलन से सवाल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में
कौन अध्यक्ष थे? तो कौन अध्यक्ष थे सभी को मालूम होगा, इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कब हुआ था? तो 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा यानी ऑल इंडियन किसान सभा का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए थे। इस सभा ने एक किसान घोषणा पत्र जारी किया जिसमें जमींदारी उन्मूलन और सभी किराएदारों के लिए अधिकारों की मांग की गई। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो क्या किया था? तो चंपारण कृषि समिति की स्थापना किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चंपारण आंदोलन एक जन आंदोलन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना की। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों, FG सलाई थे। इसके सदस्य और कौन कौन थे? तो CJ रीड, महात्मा गांधी, LC आदामी, राजा हरिहर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और G रैनी, जबकि MEL टेनर क्या थे? इसके सचिव थे। याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। बाद में राजा हरिहर प्रसाद के खराब स्वास्थ्य के कारण उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह को क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो वह था अहमदाबाद मिल आंदोलन। यानी अहमदाबाद में उन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अहमदाबाद हड़ताल 15 मार्च 1918 आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। यह भूख हड़ताल का प्रमुख कारण मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था। वर्ष 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन करना शुरू कर दिया, जिसे रोकने हेतु मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया गया। इस बीमारी के प्रकोप में कुछ कमी आने पर मिल मालिकों द्वारा दिए गए इस बोनस को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो मैंने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है, सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया है। रिपीटेड सवाल है ये सब। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। सन्यासी विद्रोह बंगाल में वर्ष कब से कब तक चला था? तो 1770 से 1820 ईस्वी के बीच हुआ था। बंगाल में वर्ष 1770 के भीषण अकाल के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ, जिससे घोर अराजकता और दुर्दशा उत्पन्न हुई। हालांकि विद्रोह का तत्कालीन कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया क्या था? प्रतिबंध था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया वह है गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों यानी किसानों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो यह किया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। 1916 ईस्वी में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो वहीं पर राजकुमार शुक्ल आए थे और उन्होंने गांधी जी से अनुग्रह किया था चंपारण आने को और वहाँ की किसानों की दुर्दशा को देकर उन्हें मुक्ति दिलाने को। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए राजकुमार शुक्ल ने अनुग्रह किया था। चंपारण बिहार में एक जिला है। वर्ष 1914 से 16 में इस क्षेत्र में किसानों ने कठोर ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया। नेक्स्ट है भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो यह हुआ था बिहार एवं बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण 1781 में बिहार, जो कि उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन था, में घटित हुआ। इस विद्रोह को बिहारी विद्रोह या बंगाल के किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आंदोलन का नाम एक तरफ लिखा गया और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण केंद्र। तो नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन, खेतीहर सत्याग्रह, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन। ठीक है, तो आइए एक एक कर हम लगाते हैं कौन कौन सा होगा। तो नील के पौधों लगाने वालों का आंदोलन कौन था? तो यह था चंपारण आंदोलन 1917 में चला था। फिर है कपास मिल
खेतिहर सत्याग्रह और कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह। तो कपास मिल का क्या हो जाएगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन से रिलेटेड है, कब हुआ था 1918 में। फिर असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, तो यह चला था कौन सा, तो चौड़ी चौड़ा चला था, ठीक है, 1922 ईस्वी में। फिर खेतिहर सत्याग्रह, तो यह था खेड़ा, यह भी हुआ था 1918 ईस्वी में, याद रखना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, बी की अगर हम बात करें तो बी का हो जाएगा क्या, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। अब आइए देखते हैं किस में, तो 2, 3, 4, 1 किस में है, तो 2, 3, 4, 1 किस में है, तो यह है सी, 2, 3, 1, 4 होगा, सॉरी 2, 3, 1, 4 किस में है, तो यह है सी में, ठीक है, यहाँ पर है दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो इसमें से एक से अधिक थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चंपारण भारत के बिहार राज्य का एक जिला है जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया। किसानों की इन शिकायतों की जांच करने के लिए गांधी जी वर्ष 1917 में चंपारण पहुंचे तथा एक अहिंसक प्रतिरोध रूपी आंदोलन शुरू किया गया जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद थे, और कौन कौन से थे याद रखना है, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक, मजहरूल हक भी थे यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से थे, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और मजहरूल हक। नेक्स्ट, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा, तो किसका नेतृत्व किया गया था, तो बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। बारदोली नामक स्थान कहाँ पर है, गुजरात में है, और यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था और यह सफल भी रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोली में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जहां प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी। इसी आंदोलन के पश्चात उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, ये पॉइंट याद रखना है। इसके अतिरिक्त 1918 ईस्वी में हुए खेड़ा में भी वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था, महीना पूछा गया दोस्तों, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, गांधी जी द्वारा 1917 में किए गए प्रथम नील सत्याग्रह यानी नील आंदोलन के बाद 4 मार्च 1918 को यूरोपियन नील बागान मालिकों के विरुद्ध सरकार ने चंपारण कृषि आंदोलन कानून पारित किया गया। इसी कानून के तहत बिहार, उड़ीसा व बंगाल के कुछ प्रांतों में प्रचलित 3 कठिया पद्धति समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो यह कौन था, तो यह था इरविन। तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था, तो वह था इरविन, लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी की लोकप्रियता के कारण चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें रोकने के लिए एक ब्रिटिश बागान प्रबंधक इरविन ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने गांधी जी को रात्रि भोज का निमंत्रण दिया जिसे गांधी जी ने सहर्ष स्वीकार किया। इरविन के इस निमंत्रण के पीछे गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। इसमें रसोइया बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी, याद रखना। ये लॉर्ड इरविन नहीं है दोस्तों, ये दूसरा इरविन है, सॉरी। ये बत्तख मियाँ वाला भी सवाल जो है दोस्तों 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी दोनों में पूछा गया, तो ये याद रखना है। गांधी जी की जान किसने बताई थी, तो बत्तख मियाँ ने, याद रखेंगे। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, सभी को मालूम होगा, यह किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय गरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था, भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों
तथा वर्गों का एकीकरण करना था। नेक्स्ट है मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये याद रखना है, बीपीएससी में भी ये सवाल पूछा गया है कई बार मद्रास महाजन सभा का। तो मद्रास महाजन सभा का स्थापना हुआ था 1884 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो घटना चक्र का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया दोस्तों, उसको देखकर जरूर जानना है। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि घटना चक्र से रिलेटेड सवाल आता है कि नहीं, तो ये बिल्कुल आता है। ये बीपीएससी घटना चक्र का जो मैंने कवर करा है यूट्यूब पर, आप उसको देखिए, उससे बेनिफिट आपको बीपीएससी ट्री में जरूर देखने को मिलेगा। मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम.वी. राघवाचारी, बी. सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी. आनंद चार्लू द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित है, याद रखेंगे। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को क्या करना था? समन्वित करना था। नेक्स्ट है हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो हिंदू मेला को संगठित किया था राजनारायण बोस ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हिंदू मेला एक सामाजिक सांस्कृतिक संस्था थी जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में गणेंद्र नाथ ठाकुर ने द्विजेंद्र नाथ ठाकुर, राजनारायण बोस और नवगोपाल मित्र के साथ मिलकर की गई। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। डिटेल इसका जो दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। नेक्स्ट है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कौन थे गवर्नर जनरल उस समय? वारेन हेस्टिंग्स थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड सवाल को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन सभी को मालूम होगा, पहला अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में बम्बई में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और कौन थे अध्यक्ष? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में मुंबई में हुआ तथा 1886-87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कहाँ पर हुआ था? तो दूसरा हुआ था कलकत्ता में और तीसरा हुआ था मद्रास में। किसके नेतृत्व में? तो दूसरा हुआ था दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में और तीसरा हुआ था जो कि मद्रास में, वो हुआ था बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन? तो यह थी एनी बेसेंट। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए वो कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। याद रखना है, सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय लग जाए तो सरोजनी नायडू। कब? तो 1925 में कानपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट 1912 ईस्वी में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके अध्यक्ष थे R.N. मधुलकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लखनऊ समझौता हुआ था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में। कौन थे अध्यक्ष इस लखनऊ अधिवेशन के? तो अंबिका चरण मजूमदार, AC मजूमदार, याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म AC मजूमदार। तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो गया अधिवेशन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1922 में। किसने नेतृत्व किया था? तो दीनबंधु चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चित्तरंजन दास ने इसका क्या किया था? अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की, याद रखना है। ठीक है, देशबंधु, दीनबंधु नहीं दो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 ईस्वी में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता C.R. दास, ठीक है, C.R. दास ने की थी। इसी अधिवेशन में C.R. दास
ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर क्या किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस स्वराज पार्टी के बारे में याद क्या रखना है आपको दोस्तों, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास थे, ठीक है, CR दास थे। और सचिव कौन थे, तो ये थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी मैंने आपको बताया था कौन अध्यक्ष थे, तो चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना, तो यह कौन सा अधिवेशन था, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह हुआ था किसमें, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इस पर चर्चा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के रैयतों के नेता कौन थे, राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया, तो यह कौन सा था, तो यह था कराची अधिवेशन 1931। कौन इसके अध्यक्ष थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे इसके अध्यक्ष थे। ये पॉइंट याद रखना है, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किए गए। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है, याद रखना है, ये स्टेटमेंट पूछा भी जाता है, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था दोस्तों, याद रखेंगे। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखेंगे रास बिहारी बोस ने। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की खतरों से बचाने के लिए की गई थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे, तो यह कहा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिंग के दिमाग की क्या है, उपज है। याद रखना है, यंग इंडिया एक पुस्तक है और एक यंग इंडिया जो है साप्ताहिक पत्रिका है। तो यंग इंडिया पुस्तक लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा और यंग इंडिया जो पत्रिका है वो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये दोनों में आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था, तो यह था लाहौर अधिवेशन 1929 में। कौन थे, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के क्या चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया को हराया था और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने संभाली थी। बाद में उन्होंने क्या कर दिया था, इस्तीफा भी दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, 1939 ईस्वी में पटाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पटाभी सीतारामैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुत समर्थन होने के कारण उन्होंने 1939 ईस्वी में कांग्रेस के
अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। याद रखना है यह डेट। और इसके बाद उन्होंने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यानी आगामी दल की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये भी पॉइंट नोट कर लेंगे। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया, ये इंपॉर्टेंट है। शेष पद के लिए कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो यह हुआ था ए, यानी यह हुआ था कहाँ पर दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, यह हुआ था पटना में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव जो थे इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसे किस दिवस में मनाया गया था दोस्तों, तो इसे हम लोग शोक दिवस के रूप में मनाए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई, घोषणा का डेट याद रखना है, ठीक है। कब घोषणा किया गया था, 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। घोषणा कब किया गया, 19 जुलाई को। प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर को। दोनों डेट अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। बंगाल का विभाजन प्रभावी कब हुआ, देखिए पूछा भी है, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। कौन थे, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि इसकी घोषणा 20 जुलाई नहीं, इसकी घोषणा हुई थी 19 जुलाई को। 19 जुलाई 1905 ईस्वी में की गई थी। बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया, तो यह अपनाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन रद्द कर दिया। नेक्स्ट है, बांग्लार माटी बांग्लार जाल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्ताव पारित किया। तो ये कौन थे, तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। अब हम लोग दोस्तों मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है, कौन सा सही पूछा गया है। तो फर्स्ट है कि इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार किया गया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तो ये तो सही लग रहा है दोस्तों। देखते हैं आगे बढ़कर। फिर है कि इसने वेवर योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। फिर कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्यवाही का सहारा लिया। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, मुर्दन। मैंने कहा भी था कि ये सही लग रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है दोस्तों सही है। तो अब आइए एक एक करके सॉल्यूशन मतलब इसका डिटेल देखते हैं।
भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। लॉर्ड बेवल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे बेवल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया, क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को क्या कर रहा था, वो कमज़ोर कर रहा था, यानी कमज़ोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया। 1946 में सीधी कार्रवाई यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा काफ़ी मारकाट भी हुआ था, सड़ा लिया गया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसके द्वारा रखा गया था 23 मार्च 1940 ईस्वी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन, याद रखना है, ये अधिवेशन भी याद रखना है, में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया। नेक्स्ट है, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो 1915 में होम रूल लीग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना की थी। तो पहले शुरुआत किया गया था दोस्तों अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और सितंबर 1916 ईस्वी में किनके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो एनी बेसेंट के द्वारा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहली बार 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। ये सब के सब बीपीएससी में पूछे गए सवाल हैं, याद रखेंगे। तो 22 दिसंबर यानी 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये भी याद रखना है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो यह किया गया था पूना में। ठीक है, अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, और सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? तो मद्रास में। तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बराड़ में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियां से रिलेटेड सवाल को देखते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना कहां पर किया गया था? तो याद रखना, यह किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गद्दर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भागना थे, याद रखना है। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की? तो वो कौन थे? तो वो थे सचिंद्र नाथ सान्याल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को कौन थे? तो प्रमथ नाथ मित्र और बरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी, ये याद रखेंगे। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो यह किया गया था सिंगापुर में, चिश्ती खान और डुंडे खान के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
तो गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान और डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोहन सी भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, याद रखना है। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी? तो यह हुआ था 1908 में। किनके द्वारा किया गया था? तो प्रफुल्ल चाकी और कौन थे? उनका नाम क्या है? प्रफुल्ल चाकी और कौन थे? तो ये थे अरे यार क्या मैं भूल रहा हूँ, खुदीराम बोस। हाँ, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा यह किया गया था। तो मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना के क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। नेक्स्ट है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? मोस्ट वीवीआई सवाल है। तो अभिनव भारत की स्थापना किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा है। यह भी सवाल पूछा गया है। तो लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 में इसकी स्थापना की थी। ज्ञातव्य है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। मित्र मेला की शुरुआत कब हुआ था? 1899 ईस्वी में, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें हैं। कौन? द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व, हिंदू कौन है? प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो वह था मेरठ षड्यंत्र मामला। तो मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, ब्रेन ब्रैडके, केस्टर हिचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थी। नेक्स्ट जो सवाल है वो रॉलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से रिलेटेड है। आइए देखते हैं। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। तो चौड़ी चौरा हत्याकांड के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? निलंबित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को चौड़ी चौड़ा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। राजस्व में कमी, बेगार उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने तो खेतिहरों का प्रवेश खोलना। ठीक है। तो असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशु को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की, अतः विकल्प डी सही है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड सवाल। तो खुदाई खिदमतगार का नेतृत्व किसने किया? सभी को मालूम होगा, इसका नेतृत्व किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें हम लोग सीमांत यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो खुदाई खिदमतगार उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई थी, याद रखेंगे। पूना समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? सबसे पहली बात, पूना समझौता किनके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। और ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 24 सितंबर 1932 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो पूना समझौता श्री राजगोपालाचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला इत्यादि नेताओं के प्रयास से 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और दलित नेता B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के तहत अम्बेडकर ने
पृथक निर्वाचक मंडल को छोड़ दिया था, याद रखेंगे, और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो इस दिन गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऐतिहासिक गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहली बार था जब गांधी जी और वायसराय बराबर के स्तर पर मिले थे। कुछ महत्वपूर्ण समझौते निम्न हुए थे, आइए एक एक कर हम लोग देख लेते हैं। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाएगा। भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये था पूना पैक्ट का उद्देश्य। तो पूना पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर तथा महात्मा गांधी एवं अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से पूना की यड़वदा सेंट्रल जेल में समझौता हुआ था। ये याद रखना है स्थान आपको। इसके तहत प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग की सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन से रिलेटेड सवाल। फर्स्ट सवाल है, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, यानी पास कब किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को। तो बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को 8 अगस्त 1942 को पास किया गया। कौन सा नारा दिया गया था गांधी जी के द्वारा? तो करो या मरो। बम्बई में कांग्रेस कमेटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पास किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति में इसे पेश किया गया था। पॉइंट सभी के सभी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास रिलेटेड सबसे ज़्यादा सवाल जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए अच्छे से सबको नोट डाउन कर लेना है। गांधी जी द्वारा इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी एवं हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, याद रखेंगे। आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो सभी को मालूम होगा, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आज़ाद दस्ता की स्थापना किया गया था तोड़फोड़ करने के लिए। तो आज़ाद दस्ता एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने की थी। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के मधुबनी जिले में संगठन की एक अलग स्वतंत्र परिषद की स्थापना की गई थी। अब हम लोग सुभाष चंद्र बोस एवं INA से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA के संस्थापक कौन थे? तो INA के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह INA के संस्थापक थे। कई लोग सुभाष चंद्र बोस मारते हैं, जबकि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में जापान में बंदी बनाए गए भारतीय युद्ध बंदियों के साथ सिंगापुर में की थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सभी को मालूम होगा, यह हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका प्रांत के सैन फ्रांसिस्को में। कब हुआ था? 1913 में। ठीक है, याद रखना है। पंजाब के प्रमुख क्रांतिकारी लाला हरदयाल द्वारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कैलिफोर्निया जो कि USA में है, में अध्यापन के दौरान सोहन सिंह भाकना के सुझाव पर 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी को प्रशांत तट का हिंदी संघ के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी के द्वारा हिंदुस्तान गदर नामक पत्रिका निकाली गई थी, जो प्रारंभ में उर्दू तथा बाद में गुरुमुखी में भी छपने लगा। इसके संपादक कौन थे? तो रामचंद्र पेशावरी थे। ज्ञातव्य है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है। इसके अन्य सक्रिय सदस्य करतार सिंह सराभा, याद रखना है दोस्तों, और विष्णु गणेश पिंगले, हरिनाम सिंह, मौलवी बरकतुल्ला, सोहन लाल पाठक, पंडित काशीराम आदि थे। अब हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहायता दे सकूं। तो यह कहा गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और
भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहायता दे सकूं। करजन का कार्यकाल कब से कब था? 1899 से 1905 तक। नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा शस्त्र अधिनियम से संबंधित नहीं है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से संबंधित नहीं है क्योंकि ये लाया गया था, स्ट्रैची में इल्बर्ट बिल से तो संबंधित है। लॉर्ड लिटन किससे संबंधित नहीं है? तो याद रखना है, मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, क्योंकि इल्बर्ट बिल जो है रिपन से संबंधित है। राइट आंसर अब देखते हैं हम लोग। हाँ सही है, इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं थे ये। लॉर्ड लिटन का संबंध इल्बर्ट बिल से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में प्रस्तावित एक विवादास्पद विधेयक था जिसमें वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। पहले केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही यूरोपीय अपराधियों की सुनवाई कर सकते थे। बिल को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन ने पेश किया था। लॉर्ड लिटन के समय वर्ष 1978 में सर रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। मोस्ट वीवीआई पॉइंट है दोस्तों ये। तथा 1978 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम तथा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। नेक्स्ट है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोलियां चलाने का सुझाव दिया? तो यह हुआ था 11 अगस्त को, 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगस्त क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को लिनलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना को पटना गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग दोस्तों लास्ट जो है विविध तत्व इतिहास में आधुनिक भारत से रिलेटेड उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो यह फहराया गया था मैडम भीखाजी कामा को। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ पर फहराया था? तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। कहाँ पर? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में इनके द्वारा फहराया गया था, याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मैडम भीखाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो कौन बने थे? तो ये बने थे उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए देखते हैं। तो इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दादा भाई नौरोजी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ना कि डी होगा। तो 1866 में ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश जनता और संसद को, याद रखना है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में किया गया था। और इसके माध्यम से क्या हुआ था? तो ब्रिटिश जनता और संसद को क्या किया गया था? भारतीय विषयों से अवगत कराया तथा भारतीयों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार किया। इसीलिए वे भारत के दूत कहे जाते हैं। इन्हें सम्मानपूर्वक भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो यह किसके द्वारा बताया गया था? तो यह बताया गया था इनमें से कोई नहीं। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता या गुलामी का चार्टर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसके साथ ही उन्होंने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं भी कहा था। जिन्ना ने इस एक्ट को पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा कहकर पूर्णतया अस्वीकृत कर दिया था। इसी एक्ट द्वारा बर्मा, जो कि आज म्यांमार के नाम से हम लोग इसे जानते हैं, को भारत से क्या किया गया था? अलग किया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था दोस्तों? अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक राज, तो बांटो और राज करो की नीति के कारण अंग्रेजों ने भारत में लंबे समय तक राज किया था। तो अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन करने के लिए बांटो और राज करो की नीति का सहारा लिया। शुरू में हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया। इसके बाद हिंदुओं को भी आपस में दलित और पिछड़ों के आधार पर लड़ाया गया। मार्लेमेंटो सुधार कब आया था?
ठीक है, तो मार्ले मिंटो सुधार आया था 1908 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मुस्लिम लीग की स्थापना, सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? 1932 में। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था। आदि इसके जो हैं प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो प्रथम भारतीय इनमें से कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे इसमें से सत्येंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। सत्येंद्र नाथ ने 1865 में अहमदाबाद में सहायक मजिस्ट्रेट और कलेक्ट्रेट के पद पर काम शुरू किया। वे सिविल सर्विसेज में लगभग 30 सालों तक रहे। किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है GH यानी गोपाल हरिदेश मुख को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गोपाल हरिदेश मुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरिदेश मुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक और तर्कवादी थे। इन्होंने ब्रिटिश राज के तहत न्यायाधीशों का पद संभाला था। किस वर्ष मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसकी स्थापना की गई थी 1877 ईस्वी में, याद रखना है। तो 1877 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के अनुरूप एक कॉलेज का निर्माण करना था, लेकिन इसके इस्लामी मूल्यों से समझौता किए बिना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सभी को मालूम होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा हजरत मोहानी के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मशहूर जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी ने दिया था। मौलाना हजरत मोहानी ने वर्ष 1921 में इस नारे की शुरुआत की थी। वह एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि थे। इनकलाब जिंदाबाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का आधिकारिक नारा था। वर्ष 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह और बीके दत्त द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित है? तो अहरार आंदोलन से संबंधित है हसन इमाम। तो अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई थी। इनका नेतृत्व मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मजरूल हक ने किया था। अहरार आंदोलन के नेता लखनऊ समझौते 1916 के क्या थे? खिलाफ थे। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो सर फैजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखना है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना फैजल अली की अध्यक्षता में दिसंबर 1953 में की गई थी। KM पनिकर और HN कुंजरू राज्य पुनर्गठन आयोग के क्या थे? सदस्य थे। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है? तो गांधीवादी विचारधारा का है, ठीक है। और किसका है? ई। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं। उपयुक्त तीनों विचारधारा का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन से रहा है। जहां कांग्रेस की स्थापना के प्रारंभिक चरणों में उदारवादी प्रमुखता से छाए रहे, वहीं बाद का काल गांधी युग से संबंधित किया जाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा गया? 3 चरणों में, उग्रवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है। साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित MN रॉय, भगत सिंह, गुलाम हुसैन, श्रीयाद, अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कानपुर षड्यंत्र एवं पेशावर षड्यंत्र का संबंध साम्यवादी विचारधारा से ही रहा है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वयोवृद्ध की अगर बात करें तो वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी। महिला की अगर बात करें तो कौन थी? तो वो थी अरुणा आसिफ अली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अरुणा आसिफ अली वह महिला स्वतंत्रता सेनानी थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया था। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1930-32
और 1941 में जेल जाना पड़ा। उन्होंने ही भारत छोड़ आंदोलन के समय भूमिगत रहकर आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। भारत समाज सेवक ये किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 1 और सी का हो गया 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 213। 213 किस में है? तो यह है ऑप्शन ए में। और एक और याद रखना है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, तो ये किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट है अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी। भारत के किस राज्य की थी? तो यह भारत की जो थी कर्नाटक राज्य के से संबंधित थी। तो अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के कर्नाटक राज्य की मूल निवासी थी। इन्होंने उडुपी में शराब और विदेशी कपड़ों की दुकान का विरोध किया। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने विवाह हो गया तथा 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने पति को खो दिया। इसके बाद वह भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल हो गई। नेक्स्ट सवाल है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल, सूरत विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, मार्ले मिंटो एक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हुआ था कौन सा, याद रखना है, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, मार्ले मिंटो 1908 में, होम रूल हुआ था 1916 में, खेड़ा हुआ था 1918 में। ठीक है, राइट आंसर सबसे पहले क्या हो जाएगा, 4 होगा। सबसे पहले 2 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 1 होगा और लास्ट में कौन हो जाएगा, 3। राइट आंसर हो जाएगा 2413। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉर्ड मेयो से संबंधित सवाल पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी के सभी सही है। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया, यह भी सही है। इसने मौजूदा असमानताओं को सुधारने का प्रयास किया, यह भी सही है। और हमारा है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, यह भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो इंडिया गेट जो है वह विश्व धरोहर स्थल नहीं है। कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया था, 1993 में। लाल किला को 2007 में। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, बिल्कुल सही है। 1956 में उनका देहांत हो गया, देखते हैं। बी तो एकदम परफेक्ट है। राइट आंसर दे रहा है इसका डी। आइए डिटेल देखते हैं इसकी। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अम्बेडकर ने मूक नायक का प्रकाशन किया था, सही है। इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। BR अम्बेडकर का देहांत 1956 में नई दिल्ली में हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर सही है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया गया था। तो यह किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना। बड़ी साल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गरीबी हटाओ, लोकतंत्र, जोतने वाले की भूमि, लोकतंत्र बचाओ। ये पूछा गया है कि यह संबंधित राजनीतिक दल और नेता कौन थे जिन्होंने इन नारों को दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा तो यह दिया गया था इंदिरा कांग्रेस के समय। ठीक है, ए का तो दूसरा हो जाएगा। अब ए का दूसरा दो ऑप्शन में, आइए देखते हैं। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा कांग्रेस के समय, लोकतंत्र बचाओ जनता दल, जोतने वाले की भूमि वाम मोर्चा, और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा यह किया था NT रामाराव ने। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। तो यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 1938 में, और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है, तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। इसकी स्थापना से ही स्वतंत्रता
के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में वाम राजनीति के प्रभाव का समावेश हुआ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ढूंढ कर आपके लिए ये सब वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सहयोग कीजिए ताकि मैं और भी इससे अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल से रिलेटेड जो भी सवाल पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी में पूछे गए उनको हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।